नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। रोज की तरह आज भी हम स्टूडियो में 2-3 विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ में है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर नमस्कार, आपका नमस्कार, बहुत बहुत भट्टाचार्य जी। कोरोना की रफ्तार फिर से तेज होने लगी है। पिछले 24 घंटों में करीब 60,000 नए मामले आए हैं और 212 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी है। सर, इस समय जब फिर से स्कूल कॉलेज खुलने के लिए लगभग तैयार है, एक सत्र पूरा चला गया, अब नए सत्र में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी, तो आगे वाले जो समय है, आने वाला जो समय है, इसमें किस रूप में आप देख रहे हैं इस चुनौती को? देखिए, ये तो एक तरीके से आज कोरोना का जन्मदिन भी है। आज 22 मार्च है और 22 मार्च को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी लोगों से और 24 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था। तो अब बड़ी हैरत की बात यह कि इसी मार्च में जो है वो संख्या पे बढ़ गई है। हो सकता है कहीं ना कहीं इस मौसम का ही फ़र्क पड़ता हो। तो स्थिति जैसे आपने बताई है और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं कि कोरोना की जो ये थर्ड लहर है ये काफ़ी रिस्की है, लेकिन क्योंकि असल में सुकून भरी बात यह है कि हमारे पास टीका भी है और वैक्सीन भी आ गई है, तो इसलिए पहले जैसी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि मामले बढ़ेंगे लेकिन शायद इतनी पैनिक नहीं होगा जितना शायद लास्ट ईयर हुआ था। और हम लोगों से यही कहेंगे कि अभी भी जो है थोड़ा सा ख्याल रखिए। और अब देखिए, आप जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कुंभ को लेके बिल्कुल सबको फ्री कर देंगे, कि कोई भी आ सकता है उसमें, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि नहीं, वो बिना उसके कोई जांच के नहीं आएगा। इस पर केंद्र सरकार ने भी थोड़ी सख्ती करी है और ख़ुद माननीय मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत बताते हैं वो भी शायद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी की जरूरत। जी हाँ, कोरोना के जो मामले हैं अभी बहुत तेजी से फिर से बढ़ने लगे। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप सावधानी बरतें, कहीं भी बाहर निकलने से पहले मास्क पहने और दूरी बनाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सर, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मंत्री है बार बार कह रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन या रात जो कर्फ्यू है वहाँ उसकी संभावना नहीं है प्रदेश में। क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए, लॉकडाउन से हमें बहुत नुकसान हुआ पिछली बार। फाइनेंशियली हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए और जब 1000 मरीज़ थे तब लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद लगातार नहीं हो पाया था, फिर कई लाख हो गए तो उसके बाद लॉकडाउन किया गया। तो लॉकडाउन कोई समाधान नहीं हो पाया था, मैंने महसूस ये किया है। और इसलिए लोग इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम फिज़िकल डिस्टेंस ही तो मेंटेन करना चाहिए। तो वो डिस्टेंस जब तक नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी। इसलिए सरकार के मंत्री भी ये कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी, उन्होंने भी कहा था और माननीय अतुल जी ने भी, हमसे बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि लॉकडाउन कोई इसका वो रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। लोग अभी भी इस तरह से जो भीड़ लगा रहे हैं, शादियां होने लगी हैं, थोड़ा सा उसमें अपने आप को संयम बरतने की ज़रूरत है। जी हाँ, संयम और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सोशल मीडिया में एक सवाल और उठ रहा है। ये सवाल है कि जब 300 के करीब मरीज थे तो पिछले साल, जैसे कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि पिछले साल 22 तारीख को 22 या 24 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अब आज की तारीख में 60,000, पिछले 24 घंटे में 60,000 मरीज आए। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय वक्त है कि कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करें, कर्फ्यू जैसा लगाए, ताकि जो मामले हैं वो कंट्रोल में आ सके। नहीं, देखिए, धारा 144 लगा दी गई है और असल में देखिए चुनाव भी हमारे यहाँ होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ग्राम प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, हाई कोर्ट के आदेश से उस पर काम चल रहा है। तो जाहिर है कि चुनाव के दौरान शायद लॉकडाउन या किसी चीज़ की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाए। इस बड़ी मजबूरियां हैं सरकार के साथ पास भी। तो बस यही है कि थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे और लॉकडाउन की लगता नहीं मुझे कोई शायद लगेगा यहाँ पे। जी हाँ, लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है। लेकिन इस पर एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरह से पिछले साल होली में बहुत ही होली फीकी रही, क्या इस बार भी होली फीकी रहेगी? सर, ऐसा लगता है कि इस बार की होली में वो नहीं, पिछली बार भी याद होगा आपको कि लॉकडाउन तो होली के बाद ही लगा था और सभी ने जश्न मनाया था।
वो हुआ क्या था कि राहुल गांधी का एक बयान आ गया था, उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं कोरोना केस हुआ है, तो सरकार के पास जानकारी आ गई थी 9 मार्च से पहले। पिछली बार लास्ट ईयर को 9 मार्च को होली थी, तो उससे पहले जानकारी सरकार के पास आ गई थी कि कोरोना फैल चुका है। लेकिन ट्रंप आने वाले थे और होली भी थी, इसलिए उस चीज़ों को इतनी सख्ती से लागू नहीं किया, बाद में उसको लागू किया गया। और अब फिर 29 तारीख को रंग है, तो लोग अपना पिछली बार का जो है जश्न मनाया था उसी तरह इस बार ही मनाएंगे, सावधानी के साथ मनाएंगे। और त्योहारों में तो कोई, लेकिन हम अपील करेंगे कि होली मनाइए लेकिन सावधानी के साथ, थोड़ी अपने दूसरों के बीच दूरी बनाइए, मास्क का प्रयोग कीजिए और हम एक संकल्प के साथ इस कोरोना को फिर से भगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। त्यौहार तो देखिए मनाना हमारे लिए ज़रूरी है, और त्यौहार का इंतज़ार करते हैं 1 साल हम, उसके बाद बच्चे हैं, परिवार है, त्यौहार आता है, तो त्यौहार तो मनाए जाएं लेकिन सावधानी के साथ मनाए जाएं। जी हाँ, सावधानी बरते। इस बार होली में एक और घटना पूरे देश में इस समय मीडिया में सुर्खियों पर है, वो है महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है उसे लेकर। आज खबर ये है कि जो कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि प्रदेश सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ और आगे कार्रवाई न करे, और जिस तरह से गृह मंत्री, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगे, वो उस आरोपों की सीबीआई जांच हो। क्या कहेंगे सर महाराष्ट्र की घटना को लेकर? एक गृह मंत्री पर वसूली का आरोप लग रहा है कि उन्होंने पुलिस एक मामूली सा इंस्पेक्टर, वहां पे इंस्पेक्टर ही है वो अनिल, वो वाजे, सचिन वाजे, उसको कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए आप वसूली करो। पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए एक बार फिर जो है खादी और खाकी मिल गए हैं, उनका जो आपस में बड़ा सामंजस्य था। देखिए खाकी में और खादी में सामंजस्य तो होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरे तरह का सामंजस्य था, समन्वय था जो देश के सामने अब आ गया है। और ये खाली वहाँ की बात नहीं है, ये तो चीज़ें बहुत जगह चलती हैं, जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। तो ये और राज्यों में भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, कहीं ना कहीं पुलिस और नेता मिलकर इस तरह के धंधे करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में लेकिन ये टाइमिंग बहुत गलत करी असल में। अगर ये जो वसूलियाबी वाली बात थी आज की नहीं थी, ये काफ़ी टाइम पहले इन्होंने बुला के, जैसे उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है परमवीर सिंह ने कि साहब बुलाया गया और उसमें फलां ने बुलाया, फिर एसीपी ने और डीसीपी ने और तमाम लोगों ने तब चले, वो सब पुरानी बातें थी। आज तब आपने क्यों नहीं कहा? जब आप पे कार्रवाई हुई तब आपने कहा। तो ये एक गठजोड़ है, इसमें परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको होमगार्ड भेज दिया गया, डीजी वहाँ बना के उनको कमिश्नर। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब ये गठजोड़ इनका पहले था, इनको जानकारी थी, जनवरी में जब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो परमवीर सिंह उस समय क्यों खामोश रहे? उस समय क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी? और अगर वाकई में ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही आरोप हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक आरोप हैं। कहा गया था कि गृह मंत्री ने कि 100 करोड़ रुपए की वसूलियाबी मुझे महीने करके दो। जाहिर है इसका भार किस पे जाता? जनता को लूटा जाता। महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, उसको घेरने की तैयारी और उसके काम करने के तरीके बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इसमें जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार जी, वो कल कह रहे थे कि इसमें हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कार्रवाई की बात करेंगे। उन्होंने एक पूर्व जो है पुलिस के अधिकारी रिबेरो, उनका नाम लिया था कि रिबेरो से जांच कराई जाए। रिबेरो ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। रिबेरो बहुत एक डायनेमिक और ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं। लेकिन आज उनका मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि वो किसी हालत में भी देशमुख जो हैं, वो हंसमुख देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल ये है कि सरकार खड़ी हो गई एक ऐसे इंसान के साथ। हम ये कह रहे हैं परमवीर सिंह के आरोप सही हैं या गलत है, जब तक जांच नहीं होती तब तक देशमुख को अपने पद से हटा देना चाहिए। गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके पास है, कोई कहे जांच करेगा। तो मेरा तो यही है, देखिए एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, और मेरा तो यही मानना है भट्टाचार्य जी कि जब तक हम कह रहे हैं वो सही होंगे, आरोप गलत हो सकते हैं, लेकिन जो आरोप लग गए हैं, जब आरोप लग गए हैं तो उनको नैतिकता के आधार पे खुद अपने पद से इस्तीफा देके जांच का सामना करना चाहिए। जी हाँ, खुद अपने पद से इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। और खादी और खाकी में जो एक गठजोड़ आया है,
ये भी बहुत ही आगे अगर देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है कि खादी अपनी वसूली के लिए खादी का इस्तेमाल करे। खादी इस्तेमाल करिए, खादी इस्तेमाल करे खाकी का। लेकिन सर ये जो पूरा मामला आया है, अब इसमें क्या अब किस तरह की जांच की बात कह सके? देखिए इसमें सीबीआई जांच होनी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अगर महाराष्ट्र एटीएस या महाराष्ट्र की एजेंसियां जांच करेंगी तो जाहिर बात है कि गृह मंत्री के खिलाफ वो कोई भी ठोस उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। जाहिर है कि राज्य पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन होती है और वो जो वहाँ से चलेगा लॉ एंड ऑर्डर वही बात करेंगे। इसमें मेरा तो यही मानना है कि अगर सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, अगर वो दूध के धुले में हैं गृह मंत्री साहब, तो बिल्कुल सरकार खुद, उद्धव सरकार खुद जो है इसको सीबीआई जांच की सिफारिश करे। देखिए अगर सीबीआई जांच की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। फिर जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है वो बिल्कुल नहीं उठा सकता। और अगर वो दूध के धुले हैं, सरकार सही है, देशमुख ने कोई डिमांड नहीं करी, तो उद्धव सरकार को तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच की सिफारिश करना चाहिए। यदि वो सिफारिश नहीं करती है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एक ये सवाल उठ रहा है कि एक मामूली सा पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी, इंस्पेक्टर भी नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो, क्या वो मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति के घर में जिलेटिन से भरी कार लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, फिर वो वसूली। सर आपने पुलिस विभाग को काफ़ी अच्छी मतलब गहराई से रिपोर्टिंग करी, क्या बिना किसी प्रश्रय के वो इस तरह का एक सब इंस्पेक्टर कर सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं होता। जब तक उसके कोई बड़े आका उसके साथ नहीं होंगे तो कोई सब इंस्पेक्टर नहीं कर सकता। अगर उस पर कोई बड़े आका हैं और जो आका हाथ रख देते हैं तो जने क्या से क्या कर देते हैं। और हमने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के सब इंस्पेक्टर या सिपाही भी बहुत बड़ी घटनाएं कर देते हैं यदि कि उनके पीछे हाथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि वाजे कोई अकेले हैं। एक देश के जाने माने उद्योगपति के यहाँ ये इस तरह की घटना होना, फिर उसके बाद गाड़ी, फिर उसकी हत्या, तमाम बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा गेम है और ये जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी ये पर्दे नहीं खुल पाएंगे। वाजे पे किसका संरक्षण प्राप्त है ये निकलना बहुत जरूरी है। देखिए बताते ये है कि वाजे को जब निलंबित किया गया था तो शिवसेना का बहुत बड़ा दबाव था और वो शिवसेना के बहुत करीब माने जाते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई बड़ी चाल तो है इसमें। अब वो किसकी चाल है, किसके सहारे हैं, धीरे धीरे जांच में पता चलेगा। क्या सर ऐसी भी होती है कि मतलब ऐसी घटनाएं भी होती है कि यहाँ आपने कभी देखा है कि अगर पुलिस से वो इस्तीफा दे खुद से नौकरी छोड़ दे, फिर 16 साल बाद उसे नौकरी पर रखा जा सकता है, उसे सब इंस्पेक्टर की कुर्सी और वो भी इंटेलिजेंस की कुर्सी दी जा सकती है? ऐसा कभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हाँ, छुट्टी लेके चला गया हो, उसके बाद 3 साल बाद वो अगर दोबारा वापस आ गया हो या निलंबित हो गया हो तभी तो हो गया। लेकिन एक बार सर्विस छोड़ दी गई और दोबारा फिर उसकी ज्वाइनिंग, ऐसा तो कोई पार्टी भी ज्वाइन कर ले, राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं आया। ये तो एक पार्टी वर्कर की हैसियत से काम करने वाली बात हो गई है। तो इसमें बड़ा खेल तो कुछ है और अगर ये जांच होंगी तो बहुत कुछ खुलेगा इसमें। सवाल ये है कि लेकिन इसमें मुंबई की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। जी हाँ, इस घटना से मुंबई की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, जैसा कि हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी कह रहे हैं। और इसकी जांच उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी है, तभी गहराई तक उसमें जांच होनी चाहिए, तभी असली जो है, जो वाजे को संरक्षण दे रहे थे उन्हें पकड़ा जा सके। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज। आगे देखिए हमारी सहयोगी शोभा भारती के साथ युग करवट न्यूज। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला प्रशासन ने कई महिलाओं को किया सम्मानित। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। महागुणपुरम सोसाइटी दूषित पानी की सप्लाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आरडब्ल्यूए आमने सामने। आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। देश के साथ गाजियाबाद में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। फरवरी के मुकाबले मार्च में दोगुने मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में 212 लोगों की मौत।
तांत्रिक के प्रभाव में आकर पड़ोस की महिला ने दी 2.5 साल के बच्चे की बलि, लाश को बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंका, आरोपी महिला गिरफ्तार। तो भाजपा को हराने के लिए भीम आर्मी किसी दल से गठबंधन करने को है तैयार, चंद्रशेखर रावण ने दिया बुलंदशहर से चुनाव लड़ने के संकेत। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से मिशन शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, महापौर आशा शर्मा, मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच ने केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा मिशन शक्ति के तहत महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को अतिथियों द्वारा सम्मान प्रतीक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने इस दौरान अपने ही अंदाज में महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी साझा की और महिलाओं से आह्वान किया कि खुद की सहायता करने के लिए महिलाओं को स्वयं ही आगे आना होगा। सरकार ने उनके लिए योजनाएं चला रखी हैं। जो वातावरण चल रहा है और जो सरकार, योगी जी, मोदी जी, भाजपा पूरी की पूरी महिलाओं के समर्थन में खड़ी हो गई है, मुझे तो पुरुषों के भावी भविष्य पे भी कुछ प्रश्न चिन्ह सा लगा रहा है। अब ये बताओ, जन्म से लेकर बल्कि गर्भवती होने से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, गाड़ी जाएगी लेने, गाड़ी छोड़ने जाएगी, उनके बाद में उनका खाना पीना ठीक मिलता है। सास महिला होते हुए भी कहीं बहू को ठीक से खाना ना दे तो उसकी भी चिंता सरकार कर रही है। ये नहीं है एक महिला की दूसरी महिला की जिम्मेदारी डाल रही है। फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई और हस्बैंड से झगड़ा हो जाए तो 108 नंबर 1008 ठीक है भाई, कर दे इंतजाम इसका, तंग करा, वो भी इंतजाम। अच्छा, पुलिस वाले भी नहीं पूछते गलती किसकी, तो टेलीफोन करो तो 15 मिनट के अंदर पुलिस आके घर पहुंच जाती है। अभी अभी मिला के देख लो। तो ये बताओ, ये सरकार आपके साथ है या नहीं? मोदी जी आपके साथ है नहीं है? योगी जी आपके साथ है नहीं है? मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हो जाती हैं। दहेज मांगने से लेकर लिंग परीक्षण कराने में भी महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। जाने के लिए बच्चा कहां से मिलेगा? वो बच्चा जो 70% जनता हमारी महिलाएं आज भी गांव में रहती हैं, उन महिलाओं के बेटे बेटियां हैं जिनको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। 4 साल के अंदर उन महिलाओं के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली। जब प्राथमिक शिक्षा मिलेगी तभी तो वो हाई स्कूल और इंटर में जाने काबिल होंगे। तो आज अपने चारों तरफ नजर डाल के देखिए कि अपने प्राथमिक विद्यालय कितने अच्छे हैं। गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के कारण आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयासों में जुटी हुई है। कि महिला एक ऐसी शक्ति है, महिला एक ऐसी स्वरूपा है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पूर्ण प्रकृति का रूप देकर उसका आत्मिक सम्मान किया और उसके स्वाभिमान को उजागर किया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। इस मुक्ति को, मनुस्मृति को अपने मन में चिंतन करते हुए चारों तरफ उन्होंने महिलाओं के विषय में सोचा और उसका पहला उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण 2014 में लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के शौचालय की जब घोषणा होती है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचा महिलाओं की आन बान स्वाभिमान, उसके विषय में कि जब कोई महिला शौच के लिए बाहर जाती है तो कितना मन भारी करके जाती है, या सुबह अंधेरे में तड़के जाएगी या शाम दिन छुपने का इंतजार करेगी।
गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने इस अवसर पर कहा कि महिला सम्मान कोई एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन का होना चाहिए। प्रदेश सरकार की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। थानों में महिला फरियादियों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि वह बिना डरे अपनी बात कह सकें। आपको प्रदेश स्तर पर भी इस संबंध में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनल्स के माध्यम में से आपने तमाम इसकी जानकारियां हासिल की होंगी। हमारा जनपद गाजियाबाद भी बहुत ही अग्रणी है इस क्षेत्र में, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर के, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा को लेकर के। हर थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिला संबंधी अगर कोई शिकायत है उसको सुनने के लिए हर थानों में आपको एक महिला हेल्प डेस्क मिलेगी, जहां पर महिला कर्मचारी, महिला जो कांस्टेबल होगी या महिला के जो सब इंस्पेक्टर होगी, वो अलग से आपकी बात को सुनेगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इस दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। तो वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 78 लाख रुपए का लोन स्वीकृति का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। उसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आरडब्ल्यूए आमने सामने आ गई है। आरडब्ल्यूए ने स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न कराने का और मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लगातार सोसाइटी में मेडिकल टीम की तैनाती का दावा किया है। वह सोसाइटी के मेंटेनेंस मैनेजर को पानी में क्लोरीन न मिलाने पर नोटिस जारी करने का भी दावा किया गया है। शनिवार को महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी से बड़ी संख्या में बीमार हुए लोगों के मामले में सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरडब्ल्यूए ने स्वास्थ्य विभाग के दावों को दरकिनार कर दिया। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सोसाइटी के मेंटेनेंस मैनेजर को नोटिस जारी कर क्लोरीन पानी में न मिलाए जाने को लेकर जवाब तलब किया है। सोमवार को आरडब्ल्यूए के अनुरोध पर स्वास्थ्य विभाग ने सोसाइटी में दवाएं लेकर मेडिकल टीम भेजी। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष नवीन तोमर ने कहा कि शनिवार को बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े, मौके पर टीम भेजी गई, लेकिन शाम 5 बजते ही मेडिकल टीम वापस चली गई। जब उन्हें रोकने की बात कही तो लोगों के साथ अभद्रता तक की गई। नवीन तोमर ने बताया कि रविवार को भी मेडिकल टीम नहीं पहुंची और सोमवार को 11 बजे तक टीम पहुंचने के लिए कहा गया था। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग उल्टे यहां के लोगों पर आरोप लगा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा, जबकि अभी भी काफ़ी संख्या में लोग बीमार हैं। इतना ही नहीं, आरडब्ल्यूए ने अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए मेंटेनेंस एजेंसी सीएसके के साइट इंचार्ज और एस्टेट मैनेजर के सोसाइटी में घुसने पर रोक लगा दी है। एजेंसी प्रबंधक और बिल्डर पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सोसाइटी वासियों ने एजेंसी और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। नवीन तोमर ने कहा कि नोटिस जारी कर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई से बच रहा है, जबकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डीएमओ डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा कि पानी के सैंपल में क्लोरीन शून्य मिली थी, जिस पर मेंटेनेंस मैनेजर को 10,000 क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इसके बाद भी पानी में क्लोरीन नहीं मिलाई गई तो मेंटेनेंस मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। डीएमओ ने दावा किया है कि शनिवार से ही सोसाइटी में डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है, जो सोमवार को भी तैनात रही। हालांकि आरडब्ल्यूए का कहना है कि सोसाइटी के अनुरोध पर दवाएं भेजी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता जा रहा है। फरवरी माह में कोरोना संक्रमण के जितने मामले दर्ज किए गए थे, मार्च माह में उसके मुकाबले उससे दोगुने मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 4 महीने में जिले में संक्रमण से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 46,951 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 21,180 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं 212 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे गाजियाबाद जिला भी अछूता नहीं है। मार्च में संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हर दिन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पहले मरीजों का औसत जहां 5 मरीज प्रतिदिन था, वहीं अब बढ़कर 10 से 15 के बीच पहुंच गया है। आंकड़ों की यदि बात करें तो 21 फरवरी तक जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 91 थी और संक्रमण मुक्त होने वालों की 73 थी। वहीं 21 मार्च तक यही आंकड़ा बढ़कर 227 पहुंच गया
और वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 157 मरीजों का रहा। यानी जिले में दोगुनी रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मार्च के शुरुआती सप्ताह में जरूर मरीजों की संख्या में कमी थी, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा। मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग बढ़ाई गई है, तो वहीं पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वालों की भी जांच अनिवार्य रूप से कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर भी निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की जा रही है। हालांकि गनीमत यह है कि जिले में पिछले 4 महीने से कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उससे फिर से स्थिति गंभीर हो सकती है। जिले में अभी तक 27,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 26,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 102 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 46,191 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 21,180 डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं 212 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। कुल अब तक 1,16,46,081 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक देश में 4,50,65,958 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते एक 2.5 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी गई। आरोपी ने मासूम की हत्या के बाद उसका शव बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। निसंतान महिला ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस तांत्रिक की तलाश कर रही है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते 2.5 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने संतान प्राप्ति के लिए मासूम की बलि चढ़ा दी। मामला रोहिणी स्थित रिठाला इलाके का है, जहां एक पूजा नाम की निसंतान महिला ने संतान प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने ही पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल के मासूम की बलि दे दी। अपनी गोद भरने के लिए दूसरी महिला की गोद को सूना कर दिया। मृतक मासूम के परिजनों ने बताया कि बीते शनिवार सुबह से ही बच्चा घर से अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद काफ़ी ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। बाद में पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। बुध विहार थाने में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के एक हमें 3.5 साल के बच्चे की इंफॉर्मेशन मिली थी कि उनका देहांत हो गया है। उस मसले में एक जो हमने पुलिस ने तफ्तीश करी, उसमें एक महिला है जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, नीलम गुप्ता, जिसको हमने अभी आज अरेस्ट किया है। इसमें जो अभी तक की तफ्तीश में सामने आई है, इसका कारण ये है कि जो महिला है उसकी 2013 में शादी हुई थी और अभी तक बच्चा नहीं हो पाया था। कुछ साल पहले, 4 साल पहले करीब, किसी तांत्रिक से मिली थी। उन्होंने ऐसे ही उनको बता दिया कि अगर किसी बच्चे की बलि देंगे तो शायद उनको बच्चा हो जाए। ये बात उनके जहन में बसी हुई थी और उसके कारण अभी इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। बाकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं, क्या इसमें और क्या क्या रोल किसका है वह बाकी की तफ्तीश में ही सामने आएगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला कि बच्चा कहीं बाहर नहीं गया। पुलिस बच्चे की तलाश कर ही रही थी, तभी घर के पीछे एक बोरा दिखाई दिया, जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें मासूम का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया और तांत्रिक की तलाश में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा है कि प्रदेश की योगी सरकार को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्हें अगर किसी और दल से गठबंधन करना पड़े तो वे इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि बुलंदशहर उनका कार्य क्षेत्र है। अगर कार्यकर्ता यहां से उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो वे इसके लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ता की मौत पर संवेदना व्यक्त करने बुलंदशहर आए थे।
भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें किसी भी दल से गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ी तो वे इसके लिए तैयार है। रावण का कहना है कि यूपी में भाजपा सरकार सिर्फ दलितों को ही नहीं, समाज के हर वर्ग के साथ घोर अन्याय और अत्याचार कर रही है। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जैसे कि अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हाथरस पीड़िता जो है उसके वकील और उनके परिवार पे कल कोर्ट रूम में हमला हुआ। तो समझिए कि जब यहाँ कोर्ट में भी जो है सुरक्षित नहीं हैं लोग, तो फिर कोर्ट के बाहर क्या हो रहा होगा। तो यानी कि आम जनता न्याय कैसे सुनिश्चित होगा। तो मैंने तो माननीय न्यायालय से ट्वीट करके अभी अपील की है कि वो उस अपराधी को गिरफ्तार करें, क्योंकि अगर न्यायपालिका में से भी न्याय नहीं मिलेगा और वहाँ भी जनता सुरक्षित नहीं तो न्याय सुनिश्चित कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश जो है अपराध की राजधानी हो गया है, तो अब जनता यहाँ से मुक्ति चाहती है और इसके लिए 2022 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडों की सरकार को यहाँ से हटाया जाए। बुलंदशहर में एक कार्यकर्ता की मौत पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे रावण ने कहा कि बुलंदशहर उनका कार्य क्षेत्र है। यहाँ के कार्यकर्ता अगर चाहेंगे तो वे यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बुलंदशहर मेरी कर्म भूमि, भले ही मैं जन्मा सहारनपुर में हूँ, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। जब मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा यहाँ आया तो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा भी किया, विश्वास भी किया और मुझे सपोर्ट भी किया। तो मैं बुलंदशहर को अपने घर की तरह देखता हूँ। तो घर में क्या रणनीति होती है, घर सबसे मजबूत किया जाता है, तो मैं इसे मजबूत करूँगा। और जिस तरह से अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते जो मीटिंग की थी उसमें मांग उठी थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगर हमारे कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं यहाँ से चुनाव जरूर लड़ूंगा। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को दलित समाज का एक उभरते हुए नेता के रूप में देखा जा रहा है। अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी ने भले ही एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को अच्छे खासे वोट मिले थे। अब चंद्रशेखर आजाद 2022 में क्या गुल खिलाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान आंदोलन का हल नहीं निकलने से भाजपा नेताओं का विरोध तेज हो गया है। संभल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हाईवे से जब उनका काफिला गुजरा तो किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने किसी तरह से नारेबाजी कर रहे किसानों को सड़क पर रोका, तब कहीं जाकर स्वतंत्र देव सिंह का काफिला आगे बढ़ पाया। किसान आंदोलन का अब तक हल नहीं निकलने से भाजपा नेताओं का विरोध अब तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अपने संभल दौरे के दौरान किसानों का विरोध झेलना पड़ा। किसान पंचायत करने संभल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को किसानों ने काले झंडे दिखाए। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर धनारी गांव के पास जब स्वतंत्र देव सिंह का काफिला गुजर रहा था तो पास ही के गांव के दर्जनों किसान सड़क पर आ गए और भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने किसी तरह किसानों पर काबू पाया, जिससे भाजपा का काफिला बिना रुके आगे बढ़ सका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभल जिले के रजपुर में गांव चौपाल करने आए थे। सुबह से ही उनके विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। बाद में उनके जाने का रूट बदल दिया गया। उनके काफिले को रजपुरा से वापस लौटाकर हाईवे की ओर से चंदौसी की तरफ कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हाईवे के किनारे पहुंच गए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को काला झंडा दिखाने लगे।
पुलिस कर्मियों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और जोरदार नारेबाजी करते हुए काले झंडे लहराने लगे। काफिले के साथ चल रहे अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल हाईवे पर किसानों का हंगामा देखकर रुक गए और वे किसानों को मनाने में जुट गए। इधर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के साथ काले झंडे लहराते रहे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला बिना रुके आगे बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।